इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया में हम वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर कर रहे हैं। हम डी आर खुल्लर की बुक से इसे कवर कर रहे हैं और इसमें हमने कल वाटर रिसोर्सेज इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की थी। कल का पहलू हमने सरफेस वाटर के कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट किया। आज हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम एक्सक्लूसिवली इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी कहा जाता है। इसे नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP भी कहा जाता है। हम इसे इसके हर पॉजिटिव नेगेटिव डायमेंशन के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि आपकी प्रिलिमिनरी के साथ साथ मेंस की सारी ज़रूरतें इस टॉपिक के वाया पूरी हो जाएं। इसके क्या इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं, इसके क्या पॉसिबल वायबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके अलावा क्या आ सकता है, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और मौजूदा में इस प्रोजेक्ट के तहत क्या रियलिटी में कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में 2019 में कंस्ट्रक्शन जिस प्रोजेक्ट की शुरू हुई है, दैट इज़ केन बेतवा लिंक कनाल, हम उसके बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों से बिलोंग करता है और पानी देने की जिम्मेदारी है बुंदेलखंड के इलाकों को। तो आपका रिसेंटली इसके रिलेटेड जो कुछ हुआ है वो भी मैं इसमें डिटेल में पढ़ा दूंगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहता है देखिए, तो सबसे पहले हमें एक नेशनल वाटर ग्रिड जैसी चीज़ बनानी है। मैं एक फ़ोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी फ़ोटो मिली है, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। बुक की फ़ोटो थोड़ी ब्लैक एंड वाइट सी है तो उतना क्लियर नहीं होता। नंबरिंग डाली हुई है बुक ने, ये उसी का ही रेप्लिका है बट कलर्ड मैनर में। इसी के बाद पहले चीज़ें समझिए। देखिए ब्यूटीफुल फ़ोटो, ओके, अच्छी है ना तस्वीर, रंगदार सी। तो हमें क्या समझ में आया, देखिए ये भारत है, भारत। ये जो नीले रंग से बनाई हुई सारी कनाल हैं, ये सारा नेटवर्क, ये हिमालयन, यहाँ पर दो रिवर प्रोजेक्ट लगेंगे। ये हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट है, द हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट। सो कंपोनेंट A, that is Himalayan river development, and the component B is the peninsular river development. So there are two components of national water grid system. So there are two components of national perspective plan, you can say. There are two components of national water development agency, you can say. सब क्या है मैं अभी बता दूंगा। तो दो कंपोनेंट आपके सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक हिमालयन रिवर कंपोनेंट, एक पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट। हिमालयन रिवर कंपोनेंट ब्लू कलर में दिखाई गई हुई सारी कनाल्स हैं जिनके वाया पानी को जोड़ेंगे, और पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट सारे रेड कलर की सारी कनाल्स हैं जिसके वाया पानी को जोड़ देंगे। तो ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं, ये सारा मिलकर के एक ग्रिड बना है एंड ये है नेशनल वाटर ग्रिड हमने बनाया। टोटल 30 कनाल्स इसमें, चलो उसके बयान नहीं, कनाल्स बहुत सारी, सिंपल इसे रखो। टोटल 30 रिवर्स को आप यूटिलाइज करेंगे, सिंपल इसको रखो। 30 नदियाँ, 14 प्रोजेक्ट यानी कि 14 नदियाँ नॉर्थ इंडिया की यानी कि हिमालयन रिवर कंपोनेंट, 16 पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट्स। ओके, तो 16 रिवर्स यूटिलाइज होंगी पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट की और 14 रिवर्स यूटिलाइज होंगी कौन सी, हिमालयन रिवर कंपोनेंट की। तो 14 एंड 16 टोटल 30। इज़ दैट क्लियर? वेरी गुड। अब इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये बॉक्स, ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। तो देखो हिमालयन रिवर कंपोनेंट, हिमालयन कंपोनेंट सारे लिंक जो बनेंगे बताए हुए हैं। जैसे पहला लिंक नंबर 1 जो बनेगा, कोसी मेची नदी का लिंक होगा, कोसी मेची नदी का। आओ देखें, ऐसे आपने घर जा कर के इसको पढ़ना है और समझना है। तो देखिए लिंक नंबर 1 एरो बना के दिखाया हुआ है और उसमें आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये मेची नदी है, ये कोसी नदी है, तो इनके बीच में इनको कनेक्ट किया, दैट इज़ लिंक नंबर 1, मेची और कोसी नदी। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट वन इज़ द कोसी, मेची से कोसी को कनेक्ट किया, फिर कोसी को आगे घाघरा से, कोसी को घाघरा से। तो यहाँ पर देखिए लिंक नंबर 2, मेची से कोसी, कोसी से आगे घाघरा, घाघरा कनेक्ट हो गई। तो आगे देखिए क्या है, आगे गंडक को फिर गंगा से जोड़ दिया, गंडक को गंगा से, लिंक नंबर 3 यहाँ पर देखिए। तो ये देखिए गंडक नदी है, दिस इज़ द गंडक, और ये देखिए गंगा, तो दिस वन इज़ द गंगा, दिस वन इज़ द गंडक। गंडक को गंगा से जोड़ा, ये रहा लिंक नंबर 3। इस तरह से कनाल्स बनाई जा रही हैं। सिर्फ आप टाइम दे करके इस मैप को समझ सकें, इसलिए मैं थोड़ी सी नदियाँ इस तरह से प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। उसके अलावा फिर हमने मेची से कोसी को जोड़ा, कोसी को आगे घाघरा से जोड़ा, गंडक और गंगा जोड़ दिए,
और आगे घाघरा और यमुना को जोड़ेंगे। ओके, हमने यहाँ पर देखो लिंक नंबर 4, ये घाघरा नदी है, घाघरा को हमने ला करके जोड़ा यमुना के साथ, ये लिखो लिंक नंबर 4। और आगे लिंक नंबर 5 ध्यान से देखो, यहाँ पे शारदा नदी है, ये सीधे यहाँ से 6 नंबर से होते हुए नीचे साबरमती तक आ रही है। तो यहाँ पर देखो शारदा से यमुना, यमुना से सीधा राजस्थान। तो कैसे सारा कनेक्शन बन रहा है, इंटरलिंकिंग हो रहा है रिवर की मदद से। ये हिमालयन रिवर कंपोनेंट है। ओके, इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियों को मुख्यतः जोड़ा जाएगा। ब्रह्मपुत्र का पानी गंगा में कैसे आएगा, किस लिंक के वाया आएगा? लिंक नंबर 10 मैं अभी बताता हूँ। देखो लिंक नंबर 10 क्या है? मानस नदी, संकोश नदी, तीस्ता नदी और गंगा नदी। तो मानस, संकोश, तीस्ता, फिर गंगा। कैसे है यहाँ पर लिंक नंबर 10? यहाँ पर देखो, तो लिखो ये रहा लिंक नंबर 10। ओके, अब आपको यहाँ पर नदियाँ दिख लेंगी। देखो मानस रिवर, मानस, संकोश, तीस्ता और फिर गंगा। तो मानस से शुरू करो, मानस से संकोश को जोड़ो, संकोश से तीस्ता को जोड़ो, तीस्ता से गंगा को जोड़ दो। इस तरह से ब्रह्मपुत्र का जो फ्लड वाटर है वो गंगा में आ जाएगा, गंगा के ईस्टर्न रीजन में। और गंगा पीछे तो सारी कनेक्ट कर ही दी है हमने, और फिर गंगा से ले जाएंगे सूखे इलाकों में, दैट इज़ टूवर्ड्स द राजस्थान, गुजरात। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम जिस टॉपिक को अभी पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक इस तरह से देश की 30 बड़ी नदियों को 14 हिमालयन कंपोनेंट के अंदर और 16 पेनिनसुलर कंपोनेंट के अंदर कई कनाल्स क्रिएट करके कनेक्ट कर देता है। और इसके लिए कई रिजर्वायर्स और बैराजेस बनेंगे पानी को स्टोर करने के लिए। ये टोटल हम पढ़ेंगे, और ये जो क्रिएट होके आएगा ये नेशनल वाटर ग्रिड होगा। ओके, कैसे होती है शुरुआत, क्या है सिस्टम, आप समझें। सो नेशनल वाटर ग्रिड ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है वाटर रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की फील्ड में। सो इट इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ लिंकिंग ऑल मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कनाल्स। हमने जो भी ब्लू कलर और रेड कलर में देखा वो सारा नेटवर्क था कनाल्स का। तो हम देश की बड़ी नदियों को कनाल नेटवर्क्स की मदद से जोड़ देंगे। सर आर्थर कॉटन, अब शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, ये एक ब्रिटिश जनरल हुआ करते थे और ये इरिगेशन इंजीनियर हुआ करते थे अंग्रेज़ों के समय में। तो भारत में भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। 1839 के समय में आर्थर कॉटन के प्रयासों से ही इन्होंने साउदर्न इंडिया में रिवर्स को इंटरलिंक करने का प्रोजेक्ट शुरू किया। हालांकि उस समय में उसका मेन पर्पस नेविगेशन हुआ करता था, लेकिन ये एक चीज़ एग्जिस्टेंस में उस समय में आ गई अराउंड द 1840, आज़ादी से बहुत पहले। सो सर आर्थर कॉटन पायनियर्ड द डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स को डेवलप करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया था इन साउदर्न इंडिया फ्रॉम 1839 ऑनवर्ड्स। सर आर्थर कॉटन प्रपोज्ड अ प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ इंडियन रिवर्स फॉर इनलैंड नेविगेशन। देश के अंदर नदियों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, उसके लिए इन्होंने रिवर्स को इंटरलिंक करने का सुझाव दिया। लेकिन आज तो हमारे पर्पसेस बहुत सारे हैं इससे। अच्छा, इसी कड़ी में अगली शुरुआत फिर क्या हुई उसको समझते हैं। हम जानते हैं इसी कड़ी में अगली शुरुआत ये थी कि 1950s के दौर में उस समय के इरिगेशन मिनिस्टर KL राव के प्रपोज़ल के आधार पर भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन से ये कहा था कि आप हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। तो KL राव को हम नहीं भूल सकते, 1950 का दशक उनकी विचारधारा से प्रभावित था। लेकिन प्रैक्टिकली इस फील्ड में जो काम होने लगा वो कब होना शुरू हुआ, उसके लिए अब नेक्स्ट व्यक्ति जो आ रहे हैं आर्थर कॉटन के बाद, वो बहुत ही फेमस इंजीनियर हैं मुंबई के, जिनका नाम है दीन शाह, लिखा हुआ है दीन शाह। ओके, सो इन 1976 द फेमस इंजीनियर ऑफ मुंबई दीन शाह प्रेजेंटेड अ स्कीम टू लिंक इंडियन रिवर्स। तो इन्होंने इंडियन रिवर्स को लिंक करने की स्कीम दी, लेकिन ये स्कीम उतनी आगे जाकर के कामयाब नहीं हो पाई। इन वर्षों के दौरान कई तरह की समस्याएं रास्ते में आ गई, फंडिंग प्रॉब्लम हो गई, फिजिबिलिटी स्टडीज़ उस लेवल पर नहीं हो पाई, देयर वर मैनी इश्यूज़। ओके, लेकिन 1980 में से शुरुआत होती है महत्वपूर्ण काम की। तो 1980s का डिकेड, 1990 का डिकेड, 2000 का डिकेड और 2010 का डिकेड। तो आपको कई किताबों में पढ़ने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स हो गए, 40 साल हो गए हैं नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर के हो रहे कामों पर। क्योंकि 1980 से कोई मजबूत सब्सटेंशियल शुरुआत होती है जो होती है।
सो 1980 में आता है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, NPP। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, इसे NPP भी कह सकते हैं आप। सो 1980 में अ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स वाज फ्रेम्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने NPP बनाया रिवर वाटर को इंटरलिंक करने के लिए। फिर इसी के आधार पर, बंद कर दो बेटा, बंद ही कर दो। इसी के आधार पर क्या हुआ, 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी एग्जिस्टेंस में आई। अब हमने तो एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाया, सिर्फ वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने एक प्लान बनाया है कि पर्सपेक्टिव क्या है इंडिया का, हम करना क्या चाहते हैं। हम एक नेशनल वाटर ग्रिड जैसी चीज़ बनाना चाहते हैं, रिवर्स को इंटरलिंक करना चाहते हैं। इट इज़ आवर पर्सपेक्टिव। वो प्लान आपने रख दिया, लेकिन उससे जुड़े कामकाज प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए कोई बॉडी तो होनी चाहिए। तो इसलिए एक डेवलपमेंट एजेंसी आई नेशनल वाटर कैरेक्टर की। तो दैट्स वाई 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA एग्जिस्टेंस में आती है। सो इन 1982 नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी वाज सेटअप टू कैरी आउट द स्टडीज़, कि आप सारी स्टडीज़ करिए, है ना, टोपोग्राफिकल स्टडीज़ करिए, फिजिबिलिटी स्टडीज़ करिए कि क्या क्या फिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमें आएंगे, टोपोग्राफीज़ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, सारा कुछ आप स्टडी करिए। उसके लिए NWDA एग्जिस्टेंस में आया। आगे क्या हुआ, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी आने के बाद उन्होंने कई तरह की स्टडीज़ की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लेकर के आए, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें लागू नहीं हो पाई, उन पर रोक लगा दी गई। लेकिन किसी ने PIL लगाई कोर्ट के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उस PIL को एंटरटेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया सन 2002 में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए कि 10 वर्षों के अंदर आप नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। 10 ईयर्स के अंदर यू हैव टू कंप्लीट इट। 2002 का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सो इन 2002 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 10 ईयर्स, यानी कि 2012 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई 2002 के दिसंबर में। उस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि अब आप सारी फिजिबिलिटी स्टडीज़, जो भी प्रोस्पेक्ट हैं, वो सारे स्टडी करिए और हम एग्जीक्यूशन करें इस नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की। सो इन 2002 अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू प्रिपेयर द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। वर्षों वार तरीके से ऐसे चला काम। 1839 में सर आर्थर कॉटन ने साउदर्न इंडिया में नेविगेशन को प्रमोट करने के लिए, नदियों को जोड़ने के लिए लिंक कनाल के सिस्टम को जन्म दिया। समय आगे बढ़ा, मैंने बताया KL राव 1950 के दशक में उन्होंने उस समय में प्रपोज़ किया कि मल्टीपल पर्पसेस के लिए, चाहे वो इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, ड्रॉट मैनेजमेंट है, नेविगेशन है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, हम मल्टीपल पर्पसेस के लिए रिवर्स को इंटरलिंक करते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस को ये कहा कि आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करिए। समय आगे बढ़ा, 1976 में इंजीनियर दीन शाह ने एक प्रोजेक्ट प्रपोज़ किया कि हमें रिवर्स को लिंक करना चाहिए, पर वो अमल में नहीं आ पाया। फिर 1980 में इरिगेशन मिनिस्ट्री जो है भारत की, उसके द्वारा, सॉरी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आया। ये है बड़ी शुरुआत, NPP आना। और फिर 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी हमने बनाई और उसको कहा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करिए। बात ठंडे बस्ते में चली गई, चीज़ें लागू नहीं हो पाई, किसी ने PIL लगाया और 2002 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। इसके तहत रिन्यू हुआ ये प्रोसेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में कमेटी निर्धारित बनाई जिसका काम था प्रोजेक्ट की स्टडी करना। तो ये तो हो गई किसकी क्रोनोलॉजी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए आगे चलते हैं, उसको समझिए। द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, दैट इज़ NPP, as well as the National Water Development Agency studies have two components of the project। चाहे NPP की बात करिए या NWDA की बात करिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के वो दो कंपोनेंट्स डिसाइड किए हुए हैं कि हमने इन दो कंपोनेंटों पे काम करना है। कंपोनेंट A इज़ हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट। तो हमें अगर ये प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो हम हिमालयन रिवर की डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट इमेजिन करते हैं और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स की डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है। सो देयर आर टू डेवलपमेंट कंपोनेंट्स। First one is the Himalayan river development component, second one is the peninsular river development component। So, यानी कि नर्दर्न एंड द साउदर्न कंपोनेंट्स मेनली आप मान के चलिए। और इसके तहत ये क्या बताया गया है कि हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट एंड पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट, द टू कंपोनेंट्स कैन बी लिंक्ड ऑन द महानदी। तो ऊपर से हिमालयन रिवर कंपोनेंट आएगा,
नीचे से पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट आएगा, दोनों कंपोनेंट्स कनेक्ट होंगे जिस मीटिंग पॉइंट पे, वो महानदी है, इट इज़ द महानदी। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि दोनों कंपोनेंट्स का मीटिंग पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का हिमालयन रिवर कंपोनेंट है, ये रेड कलर का पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट है। तो आप ध्यान से देखिए, ये ब्लू कंपोनेंट रेड कंपोनेंट के साथ महानदी पे मिल रहा है। द मीटिंग पॉइंट इज़ द महानदी, ब्लू रेड कंपोनेंट एंड द ब्लू कंपोनेंट मीटिंग एट द महानदी। ओके, तो ये महानदी पे मिले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? डन है भाई। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कंपोनेंट वाइज। सबसे पहले हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट क्या होगा इसके तहत। देखिए, आपको स्टोरेज रिजर्वायर्स क्रिएट करने हैं ऑन द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मैं जिनके मैं नाम ले रहा था, चाहे वो कोसी थी, चाहे घाघरा थी, चाहे गंडक थी, चाहे गोमती है, ये सारी नदियाँ ये ट्रिब्यूटरी ही है गंगा की। यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की, एक तरह से चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल भी फर्दर फिर ट्रिब्यूटरी हो जाती है गंगा की ही, उसको को पानी जा करके देगी। तो पूरी गंगा नदी जो है उसकी जो प्रिंसिपल मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं उन पर हमें कई सारे रिजर्वायर्स बनाने हैं पानी स्टोर करने के लिए। ऐसा ही हम ब्रह्मपुत्र पे भी करेंगे। ओके, सो हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट में पहला टास्क इज़ टू कंस्ट्रक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर्स ऑन द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। मैंने बताया मेची नदी को कोसी से जोड़ना है, हमें भूटान को इंगेज करना पड़ेगा, नेपाल को भी इंगेज करना पड़ेगा। तो इंडिया, नेपाल, भूटान तीनों मिलकर के आएंगे और इन दो मेन नदियों के जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज़ हैं उन पर रिजर्वायर्स बना के पानी को स्टॉक करेंगे। इतनी बात क्लियर? फॉर व्हाट? और क्या होगा, रिजर्वायर के साथ साथ इंटरलिंकिंग कनाल सिस्टम क्रिएट होगा टू ट्रांसफ़र सरप्लस फ्लो ऑफ द ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ हैं गंगा की, उनका जो सरप्लस फ्लो है वो कहाँ लेकर के जाना है? टू द वेस्ट, टू द वेस्ट। अभी समझा देंगे कि वाई देर इज़ अ सरप्लस फ्लो। सेकेंड वन, अपार्ट फ्रॉम लिंकिंग ऑफ द मेन ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज विद द गंगा एंड द गंगा विद द महानदी, ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा की, उनके सरप्लस पानी को वेस्टवर्ड तो लेकर के ही जाना है। इसके अलावा जो टास्क है वो ये है कि जो ब्रह्मपुत्र है और उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हमें गंगा से जोड़ना है और फिर आगे फर्दर गंगा को महानदी से जोड़ना है, ताकि महानदी के आगे फिर वो साउदर्न रिवर्स के साथ जुड़ जाए, यानी कि पेनिनसुलर डेवलपमेंट कंपोनेंट के साथ अटैच हो जाए जाके। ये इसका मेन काम है। ओके, सो फिर से रीड करता हूँ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर्स ऑन द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान अलॉन्ग विद the interlinking canal systems to transfer surplus flow of the eastern tributaries of the Ganga to the west, apart from linking of the main Brahmaputra and its tributaries with the Ganga and the Ganga with the Mahanadi. Okay, अच्छा, this component shall provide, अगर ये existence में आता तो ये क्या क्या देगा? इरीगेशन, एडिशनल इरीगेशन फैसिलिटी मिलेगी आपको, तो ये सिंचाई में मदद करेगा। ऐसा माना जाता है कि इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट अगर सफल हो गया तो देश में जितनी अभी तक की इरिगेशनल फैसिलिटी है उसमें और एड ऑन होगा कितना? 35 मिलियन हेक्टेयर नया इरिगेटेड लैंड एग्जिस्टेंस में आएगा, यानी कि हम 35 मिलियन हेक्टेयर लैंड और इरिगेट कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो इरिगेशन एक इसका मेन एजेंडा है। इरिगेशन एजेंडा है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो वी विल स्टडी। सेकंड, द हाइड्रो पावर प्रोजेक्शन। हम ये मानते हैं कि इस समय इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर की, उसका 10% यानी कि समवट अराउंड 34,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम इन प्रोजेक्ट्स के वाया पैदा करेंगे, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगी। ओके, सो हाइड्रो पावर एग्जिस्टेंस में आएगा। फ्लड कंट्रोल किए जाएंगे, बाढ़ कंट्रोल की जाएगी, और जो कोलकाता को पोर्ट लगता है, दैट इज़ द कोलकाता बंदरगाह है, उसको फरक्का बराज से जो पानी जाता है उस पानी को ऑगमेंट करेंगे ताकि जो बंदरगाह है वो फ्लश हो जाए, सेडिमेंट्स वहाँ पर डिपॉजिट्स ना हो। सो ऑगमेंटेशन ऑफ द फ्लोज एट फरक्का टू फ्लश कोलकाता पोर्ट, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इनलैंड नेविगेशन को इन्हांस करना, यानी कि पानियों के वाया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को बनाना। तो नेविगेशन, हाइड्रो पावर, इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, ड्रॉट कंट्रोल एंड ऑगमेंटेशन ऑफ द फ्लोज एट द फरक्का टू फ्लश कोलकाता पोर्ट, ये सारे मेन इनके काम हैं। ओके, जितने मैंने आपको लिंक बताए 14 के 14, वो लिंक आप मैप में देख लेंगे और उनको पढ़ लेंगे। रिटन कंटेंट में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने वो इमेज के वाया आपको दिखा दिया। इनको लेकर के
टोपोग्राफिकल स्टडीज़, फिजिकल स्टडीज़ चल रही हैं, काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो चुकी हैं, पर जिस लेवल पे प्रोजेक्ट इमेजिन किया गया है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। हाँ, एक प्रोजेक्ट काम कर शुरू हुआ है 2019 में, जिसे मैं केन बेतवा कनाल लिंक बता रहा हूँ, उस पर हम बात करेंगे। इतना स्पष्ट हो गया आपको? कोई दिक्कत? तो मोटा मोटा हमें क्या समझ में आया कि सरप्लस वाटर एरिया से डेफिसिट वाटर एरिया की ओर पानी लेकर के जाना है, बहुत सारे रिजर्वायर्स बना करके पानी स्टॉक करना है, और बहुत सारी इंटरलिंकिंग कनाल्स बनानी है जो नदी से नदी को लिंक कर सकें। ये देखिए, इतना आसान सुनने में लगता है, ये क्यों कठिन है अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो एक नेचुरल बेसिन होता है रिवर का, उस रिवर में हमें एक नेचुरल चीज़ ये देखने को मिलती है कि नदियाँ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होती हैं, रिवर्स आर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड। मैं इस इमेज के वाया इसे प्रूव करता हूँ, आप इसे देखिए। इसे देखिए, कहाँ चला गया? हाँ जी, ध्यान से आप जरा इस इमेज को देखिए। सपोज कीजिए ये एक नेचुरल बेसिन है, किसका है? और ऑर्गेनिक नेचुरल बेसिन ऑफ गंगा। तो आप ध्यान से देखिए, दिस इज़ द मेन रिवर, ओके, गंगा। तो क्या नज़र आ रहा है आपको? सारी नदियाँ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सारी आपस में नेचुरली कनेक्ट हुई हैं, आपको कोई कनाल की ज़रूरत नहीं होती। बेसिन होता ही ऐसा है ना, बास बेसिन, पानी जिधर भी गिरा हो सेंटर में ही आ जाना है। ऐसे ही नदी है, इसका जितना ये कैचमेंट एरिया है, पानी किधर भी गिरे आपस में जुड़ जुड़ के, नदियाँ जुड़ जुड़ के कुछ भी कर करा के इसी में आके डलेंगी। तो कितना कॉम्प्लेक्स आपस में कनेक्टेड लिंक है। देखो, ये सारी नेचुरल चैनल्स हैं, हमने नहीं बनाई है, ओके। कहीं भी आप जा कर के देख लेंगे तो ये नेचुरल चैनल्स आपको मिलेंगे। मैं आपको और दिखा देता हूँ फ़ोटो, ये देखिए, इसमें क्या दिख रहा है हमें? ये एक कैचमेंट एरिया है ना, तो ये देखिए, दो हेड स्ट्रीम्स आपस में जुड़ी हैं, एक ट्रिब्यूटरी बनी है, वो मेन से जुड़ गई आके। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, दोनों जुड़ी हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 जुड़ी हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये मेन तो आ ही रही है, ये आके इसमें मिली, और ये इस तरह से इधर से ये आके इसमें। तो इस तरह से जो नेचुरल बेसिन है, एक बेसिन जो है उसमें तो ये जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस की देन है कि ऑटोमेटिकली सारे अपने आप में कनेक्ट होकर के एक नदी से मिली जाती हैं। पर एक बेसिन से दूसरे बेसिन में कनेक्शन करना है ना, तो हमें नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट जाना पड़ता है। क्योंकि ये अगर इसका कैचमेंट, ये इसका वाटर शेड है, तो इसकी वजह से ये इसका बेसिन है, तो फिर इसके उधर एक जो बेसिन होगा, हमें इस वाटर शेड को चीरते हुए पानी को ऊपर उठा के लिफ्ट करा के बिजली की मदद से पानी उछाल के उधर डालना पड़ेगा, फिर ही उस बेसिन में पानी जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके घर सिविल कंस्ट्रक्शन चल रही है और आपके घर के बाहर एक गोला सा बनाया है सीमेंट रेता का खड्डा करके, उसमें पानी डाला हुआ है, 1 बाल्टी पानी। देखते हैं ना, जब कंक्रीट मिक्स करते हैं तो ऐसे ही बना लेते हैं ना। तो वो पूरा जो बना है वो वाटर शेड है, वो चारों तरफ बीच में पानी डाला हुआ है, वो बेसिन एरिया है, कैचमेंट एरिया सारा। लेकिन उसके बगल में एक और बनाई है ऐसा ही। तो ये 2 बेसिन हैं, दोनों बेसिनों में अपना अपना पानी है। अब इस बेसिन का पानी उस बेसिन में है, तो हाथ से उछाल के डालना पड़ेगा ना, या फिर खोद के दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर पानी उछाल के उधर डालोगे। सिंपल कहानी। टब में या किसी चीज़ में पानी है तो हाथों से उछाल के खाली करना पड़ता है। तो इस तरह से एक बेसिन से दूसरे बेसिन में पानी ले आना बड़ा चैलेंजिंग है, एक रिवर बेसिन के दूसरे। इसके लिए यार बिल्ली, इसके लिए लगती है बिजली, पानी लिफ्ट करना पड़ता है, एनर्जी बहुत लगती है, खर्चा बहुत आता है। ये हम आगे जाके समझेंगे अभी, ठीक है। मैंने इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा दिया है। चलो अभी पहले पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट भी देख लेते हैं, एक बार क्लैरिटी हो जाए थोड़ी, ओके। रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट के तहत क्या आता है? देखिए, वही साउथ की नदियों को हमें इसके तहत जोड़ना है। क्या है? इंटरलिंकिंग ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, एंड द डाइवर्जन ऑफ अ फ्यू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स टुवर्ड्स द पेनिनसुलर बेसिन अक्रॉस द वेस्टर्न घाट्स।
क्या कहना चाहते हैं इसको समझिए फटाफट, ताकि हम इसे वाइंड अप करें। इस इमेज को देखिए, अब चलिए आ गए हम पेनिनसुलर कंपोनेंट पर। ओके, तो देखिए महानदी गोदावरी, बुक के अंदर जब आप आएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि कुछ प्रोजेक्ट रिजर्वायर्स के नाम यूज़ हुए हैं, जैसे नागार्जुन सागर, इंचमपल्ली रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स हैं ये। ओके, हमें उतनी उस डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट महानदी से गोदावरी जोड़ना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इंचमपल्ली से नागार्जुन सागर, फिर इंचमपल्ली से पुलिचिंताला, पोलावरम से विजयवाड़ा, अलमत्ती से पेन्नार, श्रीशैलम से पेन्नार। अल्टीमेटली हमें नीचे जाना है महानदी से ग्रैंड एनीकट। ग्रैंड एनीकट रिजर्वायर कहाँ है? कावेरी पर। तो हमें ऊपर से नीचे जाना है, दैट्स ऑल, यानी कि महानदी से ग्रैंड एनीकट तक। उसके बाद और सारी नदियां हैं, जैसे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन जगहों पर प्रोमिनेंट है, जैसे केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध और चंबल, जैसे पार्वती, तापी, नर्मदा, जैसे दमनगंगा और पिंजाल, बेड़ती, वर्धा, नेत्रावती और हेमावती, पंबा, आचनकोविल एंड वाइपर, ये वेस्ट की नदियां हैं केरल के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर के ये हमारा सारा नेटवर्क है। हमने ये नेटवर्क नंबर 1, हम यहाँ से नीचे गए, महानदी से सीधा गोदावरी तक जा कर के हम जुड़े। उसके बाद देखिए यहाँ पर गोदावरी से 2 नंबर पकड़ के हम सीधा जा रहे हैं और हम अटैच हो रहे हैं नीचे वैगई के साथ। तो इस तरह से कावेरी है, वैगई है, व्यापार नदी है, यहाँ पर ये कृष्णा है, मानेर, गोदावरी, पेनगंगा, वैनगंगा, ये यहाँ पर काली सिंध है, पार्वती है, केन है, बेतवा है, यानी कि ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, और ये साबरमती इस तरफ। तो इस तरह से ये सारा पेनिनसुलर रीजन है, दिस वन इज़ द पेनिनसुलर रीजन। तो मेनली हमने इन मेन नदियों को जोड़ना है। डन, इतनी कहानी क्लियर? इस फोटो में आपको समझ आ जाएगा, क्लियर। हमें कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है, हम वो समझते हैं। देखिए पहली चीज़, इस पेनिनसुलर कंपोनेंट का एक बेनिफिट क्या है, इसमें हमें हिमालयन कंपोनेंट की तरह वाटर लिफ्ट करने की नीड्स नहीं है, क्योंकि नेचुरल ग्रेविटी फ्लो इस्टेब्लिश है। ओके, तो इस वजह से नदियां ही अपना फ्लो कंट्रीब्यूट कर देंगी। पहला, नदी का चैनल ही यूज़ हो जाएगा। दूसरा, जितनी भी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो यूज़ हो जाएंगी, और अगर 2 नदियों को कनेक्ट करने के लिए कनाल भी बना रहे हैं, ग्रेविटी फ्लो मिल जाएगा हमें। तो ये एक बेनिफिट है इसका। और गोदावरी के पानी को इस्तेमाल किया जाएगा, गोदावरी के अपर रीचेज़ के से पानी काटा जाएगा और साउथ के रीजन्स में ले जाया जाएगा, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं। फिगर्स, फैक्ट्स ना तो याद रहने हैं, ना उनका कोई पर्पस है इस समय में। मेन कॉन्सेप्ट पर फोकस करना ज़रूरी था। सो पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट में इंटरलिंकिंग होगा महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का और कावेरी का। ऊपर से नीचे की ओर आते ही ये नदियाँ हैं। और इसके अलावा वेस्टर्न घाट के वेस्ट की तरफ कुछ नदियाँ जो वेस्ट में चली जाती हैं और अरेबियन सी की तरफ चली जाती हैं, उनको वेस्टर्न घाट पार कराते हुए हमने इस तरफ लेकर के आना है पेनिनसुलर बेसिन में, तो उनको भी यूज़ करना है हमने। सो द डाइवर्जन ऑफ अ फ्यू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स टूवर्ड्स द पेनिनसुलर बेसिन अक्रॉस द वेस्टर्न घाट्स। ओके, अब होगा क्या, द लिंक फ्रॉम महानदी वुड रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ मणिभद्रा डैम। तो मणिभद्रा डैम, जो कोई इंपॉर्टेंट डैम का जिक्र आएगा जैसे इंचमपल्ली, मणिभद्रा, नागार्जुन सागर, ये हमने देख के चलना है। हमने मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के चैप्टर में आगे जा कर के इन्हें पढ़ना भी है। तो इस तरह से ये नाम मैंने इसलिए लिखा है मणिभद्रा डैम, ओके, कि इस रिवर से एसोसिएटेड है। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि जब भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये चर्चा में होते हैं। एक बार देखा होगा तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। मेनली हमारे पास ये 2 रिवर कॉम्पोनेंट हैं, इनकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ पर काम हो रहा है, टोपोग्राफिकल शीट्स इनकी प्रिपेयर की जा रही हैं, इनके लिए फंडिंग जुटाई जा रही है, राज्यों के साथ तालमेल, स्टेट्स के साथ कोलैबोरेशंस हो रही हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटियां बनाई जा रही हैं कि वो उन स्टेट्स को राज़ी करें, लैंड एक्वायर हो, कनाल्स बनाई जाएं, रिजर्वायर्स बनाए जाएं, लोगों को समझाया मनाया जाए, उनको उनकी कीमत दी जाए। तो फंडिंग का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड एक्विजिशन का इंपॉर्टेंट इशू है, फिजिबिलिटी स्टडीज़ प्रॉपर कंप्लीट करनी है साइंटिफिक मैनर में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है इसका कि क्या क्या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें होंगी जब, और फंड अवेलेबिलिटी होगी हमारे पास, तो ये सफलता में कन्वर्ट हो पाएंगे, वरना नहीं, क्योंकि ये बहुत ह्यूमंगस टास्क है। कुछ चीज़ें लिखी हैं, फिर हम इसके बेनिफिट्स और क्रिटिसिज्म को देखें। ये करने के बाद फिर मैं इसका एक कंटेम्प्रेरी सेंस में, आज रिसेंट जो क्रिटिसिज्म आ रहे हैं
उसका एक व्यू आपको दूंगा, टॉपिक आपका डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कहता है, देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ समझो, हम क्यों कर रहे हैं वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट इस सेंस में, उसकी एक नीड है। वो क्या, इंडिया इज़ अमंग द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज़। हम ही ने आपको ये पढ़ाया कि 4% वाटर रिसोर्स वर्ल्ड का इंडिया के पास है, और सेकंड लार्जेस्ट रेनफॉल रिसीविंग कंट्री है, जिस साइज़ की कंट्री है उस हिसाब से देखें तो। लेकिन फिर इसके बावजूद भी लैक ऑफ मैनेजमेंट के कारण और लैक ऑफ कंजर्वेशन के कारण इंडिया ही वन अमंग द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री भी है, कमी है पानी की। सो इंडिया इज़ अमंग द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। एज क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वैसे वैसे फ्लड्स की और ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वाटर स्ट्रेस और बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड वाटर क्वालिटी और उसका लेवल डिक्लाइन हो रहा है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी वो कंटेमिनेट हो रहा है और उसका लेवल नीचे जा रहा है, वो डिप्लीट हो रहा है। अर्बनाइजेशन एंड एनक्रोचमेंट एल द वाटर बॉडी हेल्थ, जितनी तेज़ी से हमारा शहरीकरण हो रहा है और जितनी तेज़ी से हम वेटलैंड्स को, इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम्स को, झरनों को, इन सारे इलाकों को एनक्रोच करते चले जा रहे हैं, इससे पानी की सेहत बर्बाद हो रही है। हम अनट्रीटेड सीवेज और फर्टिलाइज़र बेस्ड, पेस्टिसाइड्स बेस्ड पानी डालते चले जा रहे हैं उन चीज़ों में। ये सारी चीज़ें वाटर स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं कंट्री में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक ऑथेंटिक डाटा बताने जा रहा हूँ। द करेंट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया इज़ अराउंड 1400 क्यूबिक मीटर्स। जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है पानी की इंडिया में अभी 1400 क्यूबिक मीटर है। स्लेटेड टू रिड्यूस, ये रिड्यूस होगी 2050 तक, कितनी हो जाएगी, इट विल बी अराउंड, सो स्लेटेड टू रिड्यूस टू अबाउट 1200 क्यूबिक मीटर्स बाय 2050। और ये ऑथेंटिक डाटा है क्योंकि ये डाटा किसने दिया है, सेंट्रल वाटर कमीशन ने, CWC ने। सो इट इज़ द डाटा गिवन बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन। आज 1400 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, जो कि 2050 तक 1200 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, घट जाएगा। ये 1400 क्यूबिक मीटर भी बहुत कम है, आई बात समझ में। तो इसीलिए फिर क्या हो रहा है और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। जो मीन रेनफॉल है फ्रॉम द समर मानसून, जो कि 80% एनुअल शावर्स को कंट्रीब्यूट करता है, हमारे देश में जो कुल वर्षा है लगभग 80 से 90% आप जानते हैं वो मानसून से ही कंट्रीब्यूट हो रही है। सो द मीन रेनफॉल फ्रॉम द समर मानसून विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एनुअल शावर्स हैज़ स्टेडिली डिक्लाइंड। मैं आपको बताऊंगा कि इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं रेनफॉल, मानसून रेनफॉल के कम होने का। ये हम स्टडी करेंगे, एक रिसर्च बताती है। ओके, ओवरऑल ही जो मीन रेनफॉल है, जो एवरेज रेनफॉल है इंडिया का, वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। वाइल इरेटिक रेनफॉल्स हैव डोमिनेटेड वर्सनिंग इंडियाज़ फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड वाटर स्ट्रेस। ऑलरेडी ये मानसून रेनफॉल इरेटिक है, अनसर्टेन है, इरेगुलर है, जो कि हमारी फ्लड, ड्रॉट और वाटर स्ट्रेस कंडीशंस को और नुकसान दे रहा है। बट वो सब होते हुए भी जो वाटर रेनफॉल है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, बरसातें घट रही हैं, ये नुकसान का कारण है। ओके, इसके अलावा अब ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान हमने लिया, जिसके तहत हम ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, ये किन किन चीज़ों से चार्ज था, इस पर क्या क्या करना था। लगभग 174 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ पानी ईच ईयर 15,000 किलोमीटर लेंथ की कनाल को यूज़ करके और 3,000 रिजर्वायर्स को इस्तेमाल करके हम ट्रांसपोर्ट करने वाले थे। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान या कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी कह लीजिए, NWDA, कुल मिलाकर के हमारा नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP जो है, या मतलब किसी भी है, आप इसे इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स के नाम पर जानिए, या नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के रूप में जानिए, या इसे NPP के रूप में जानिए, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से जानिए। इसका मेन एजेंडा क्या है, 174 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ट्रांसपोर्ट करना है, जिसके लिए 3,000 लगभग रिजर्वायर बनेंगे और 15,000 किलोमीटर लंबाई की कुल नहरें बनेगी। और इसके लिए खर्चा आने वाला है लगभग 170 बिलियन डॉलर्स का। आई बात समझ में। और कुल मिलाकर के ये लगभग 6 लाख करोड़ रुपया बनता है। 6 लाख करोड़ रुपया, इट्स ह्यूज बजट, कोई छोटा मोटा बजट नहीं है ये। ओके, अफोर्ड कर पाना इंडिया के लिए ये विचार करने योग्य है कि कर पाएगा। लगभग टोटल GDP का ये 1/4 हो जाएगा। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट।
ओके, सो इस हिसाब से चलें तो हमें इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं. So the National Perspective Plan charged with transporting 174 billion cubic meters of water each year using some 15,000 kilometers of canals and 3,000 reservoirs. There are few benefits, not many benefits proposed by the government and many agencies. First, the surplus water. Simple, you know, आप ये सुन ही रहे हैं, जो सरप्लस वाटर होगा गंगा के ईस्टर्न एरियाज़ में, ब्रह्मपुत्र की नदी में, वो सारा हम वहाँ से निकाल करके वेस्टर्न, सेंट्रल, साउदर्न रीजन में लेकर के जाएंगे. तब से हम सरप्लस वाटर के कॉन्टेक्स्ट में ईस्टर्न क्षेत्र की बात कर रहे हैं, दिस ईस्टर्न रीजन. क्यों? क्योंकि जब हम साउथ वेस्ट मानसून्स की बात करते हैं तो उसकी वो ब्रांच जो कन्याकुमारी के रीजन के साथ टिप के साथ टच होकर टूट जाती है, तो वो इस तरह से आगे बढ़ती है और वो ईस्टर्न रीजन में बारिशें कराती हैं. तो अगर आप इंडिया के ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल कम होता जाएगा. अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल कम होता चला जाएगा. ओके, ये एक रीज़न है. तो ईस्ट में रेनफॉल ज़्यादा है. अच्छा, दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये दिस इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न, दिस इज़ द वेस्टर्न रीजन. बट यहाँ पर देखिए मिडल एंड द ईस्टर्न रीजन, तमाम नदियाँ हिमालय से डिसेंड कर रही हैं, नीचे की ओर आ रही हैं. ओके, स्नो बाउंड कैप से पिघल के नीचे की ओर आ रही हैं. लेकिन ट्रेवल डिस्टेंस बहुत कम है उनका, तो हैवी फ्लो लेकर के आ रही हैं पानी का. इस वजह से भी ये क्षेत्र फ्लड अफेक्टेड रहता है. तो बिहार के कई इलाके फ्लड अफेक्टेड रहते हैं. ब्रह्मपुत्र के कारण आसाम के कई इलाके फ्लड अफेक्टेड रहते हैं और रेनफॉल भी ज़्यादा है इन क्षेत्रों में. लेकिन वेस्टवर्ड नदियाँ भी कम हो जाती हैं और बरसात भी कम हो जाती है. तो ऐसा भी माना जाता है कि जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं कंट्री के, वहाँ के सरप्लस वाटर को वेस्ट की ओर ले जाएंगे, सेंटर की ओर ले आएंगे, साउथ की ओर ले जाएंगे, वहाँ फ्लड कंट्रोल हो जाएंगे, यहाँ ड्रॉट कंट्रोल हो जाएंगे. फ्लड कंट्रोल मैंने बताया है, बिहार के फ्लड कंट्रोल हो जाएंगे और आसाम के फ्लड कंट्रोल हो जाएंगे अगर हम सरप्लस पानी को ले जाएंगे. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया कि 34,000 मेगावाट के अराउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इन प्रोजेक्टों की मदद से. इरीगेशन मैंने आपको बताया कि लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर इरीगेशन होगा. हमारी इस समय की जो अल्टीमेट इरीगेशन कैपेसिटी है वो 145 मिलियन हेक्टेयर है. उसके अलावा ऐड होगा ये नया 35 मिलियन हेक्टेयर, तो हम इतना नया एरिया अंडर इरीगेशन ऐड कर पाएंगे. ड्रॉट रेजोल्यूशन मैंने बताया, जो क्रॉनिकली ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर पानी पहुँचेगा तो सूखे की समस्या से निजात मिलेगा. जो हमारी नदियों का लगभग 1275 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बिना इस्तेमाल के समुद्रों में चला जाता है, तो इसे हम वेस्ट काउंट करते हैं, उस पानी को टैप कर लेंगे. सो इट विल टैप 1275 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर फ्लोइंग इनटू द ओशियन. इसके अलावा इनलैंड नेविगेशन नेटवर्क क्रिएट होंगे, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड को कम उसमें से हेल्प होगी और रोड और रेलवे के ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. तो इनलैंड नेविगेशन. इसके अलावा इट विल रिजॉल्व इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स. नदियों को, पानी को लेकर के राज्यों के बीच में जो झगड़े हैं, क्योंकि पानी की कमी रहती है, ये उसे रिजॉल्व कर देगा. और यही हम चाहते भी हैं, यही हम चाहते हैं कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाए. ओके, मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर विल बी इंश्योर्ड इन वाटर डेफिसिट रिवर्स. जिन नदियों में पानी की पहले से कमी रहती है वो सूख ना जाएं, सूखने की कगार पे ना पहुंच जाएं, उनमें एक मिनिमम वाटर का फ़्लो हम इंश्योर कर पाएंगे कि इसमें इतना पानी हमेशा रहेगा ही, इससे नीचे नहीं जाएगा. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम मानते हैं कि बेनिफिट्स होंगे. लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है? मैंने बताया ह्यूज कॉस्ट. मैंने बताया लगभग 6 लाख करोड़ रुपया इस पर लगेगा. इतना फंड जुटा पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है. भारत के पास और बहुत सी चुनौतियां हैं. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है, एजुकेशन पर काम करना है, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, उन पर काम करना है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे डेवलप करना है, तो उद्योग धंधे लगाने हैं, तमाम चीज़ों पर अभी खर्चे करने बाकी हैं, डिफेंस स्ट्रेंथन करना है. ऐसे में इस पर इतना खर्चा, विचार करने लायक बात है कि ये कर पाएंगी सरकार. अगर है भी तो क्या इस पर खर्चा इतना करेगी? तो दिस इज़ द वन थिंग, द बिगेस्ट डीमेरिट. बहुत ज़्यादा खर्चा है ये. सेकेंड वन इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल डैम्स एंड लेंदी कनाल्स. इतने सारे 3,000 रिजर्वायर कहने की बात थी, 15,000 किलोमीटर लंबाई की कनाल्स बनाना, नहरें बनाना, और कितने प्रोजेक्ट्स मैंने बताए जोड़ रहे हैं. लगभग आपने 14 हिमालयन कंपोनेंट में देखे और 16 पेनिनसुलर कंपोनेंट में देखे. सुनने में तो बहुत आसान लगा कि मेची से कोसी को जोड़ दिया, कोसी को आगे घाघरा से जोड़ दिया. ऐसा नहीं है. जब ये करने पर आएंगे तो कई नेचुरल बह रही नदियों को काट के निकलना पड़ेगा. देयर आर मैनी